वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री सेकेंड सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल अरिथमेटिक्स के बारे में। केमिकल अरिथमेटिक्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके के अरिथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि केमिकल अरिथमेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं। जैसे स्टोइकोमेट्री है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके अलावा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बीच में डिफरेंसेस हैं। परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के बारे में निकालना है, और रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास एंड वॉल्यूम। सो केमिकल अरिथमेटिक्स या इस पर्टिकुलर टॉपिक की स्टोइकोमेट्री के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मैथमेटिकल टर्म्स हम यहाँ इन्वॉल्व करके किसी भी सब्सटेंस या रिएक्शन में होने वाले डिफरेंट फिनोमिना को हम अपने हिसाब से मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब कि कौन सा सब्सटेंस कितना लगेगा तो कौन सा दूसरा सब्सटेंस बन के तैयार होगा। केमिकल रिएक्शंस में किस किस तरीके के आपके केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनका किस तरीके से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, वो हम यहाँ स्टोइकोमेट्री में डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारे पास दो तीन बेसिक टर्म्स निकल के आते हैं। सबसे पहले तो आपका टर्म होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये वो एक्चुअल फार्मूला है जिसके हिसाब से हम अगर सब्सटेंसेस को यूज करें तो जाकर के उसका एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। मतलब उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स के क्या रेशियो होते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। उदाहरण के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। यहाँ पे आपके पास कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। इसी तरीके से अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे हमें रिलेटिव रेशियो मिल जाता है कि आपके डिफरेंट एटम्स के बीच में आपस में रेशियो क्या है, लेकिन यहां पे हमें करेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, ये दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आएगा कि एक कैल्शियम, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, लेकिन नीचे वाले में ये हाइड्रोक्साइड है और ऊपर वाले में ऑक्साइड है जो कि बाद में हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कुछ और केमिकल इसने जनरेट किया है। यानी कि दो चीजें जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, जरूरी नहीं है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर हम परसेंटेज बाय मास की बात करते हैं, यानी कि अगर हम वजन के हिसाब से, मास के हिसाब से अगर डिफरेंट एलिमेंट्स को हम परसेंटेज वाइज सेपरेट करके रखते हैं तो इस तरीके के कंपोजिशन को हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। और परसेंटेज कंपोजिशन से हमें यह पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस कितना मिलाना है तो जाकर के हमारा कोई नया सब्सटेंस तैयार होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम केवल पानी की बात करें तो H2O इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम होना चाहिए, ठीक है। बट हम जब परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो यहां पे फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की बात आती है, और मोलर मास की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम। यानी कि 2 हाइड्रोजन आपका 2 ग्राम का होगा, दो हाइड्रोजन आपका 2 ग्राम का होगा, वहीं आपका 1 ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम का होगा, ठीक है। सो अगर इनका ओवरऑल वेट की बात करें तो ओवरऑल H2O आपका होगा 18 ग्राम का। बाई परसेंटेज अगर बात करें तो ये आपका बनता है इतना, यानी 18 में से 2 हिस्सा हाइड्रोजन और 18 में से 16 हिस्सा ऑक्सीजन, यानी परसेंटेज बाय मास आपका बनता है हाइड्रोजन का 11% और ऑक्सीजन का 88.89%। 89% आप इसको कह सकते हैं ऑन एन अप्रोक्सीमेट। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपका परसेंटेज बाय अमाउंट ऑफ मैटर ना होकर के परसेंटेज बाय मास होता है, और यहाँ पे बाय मास हम डिफाइन करते हैं कि हाँ कौन सा कंपोनेंट कितना है। अगर हमें परसेंटेज बाय मास दिया हुआ हो तो हम उससे इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हमें सब्सटेंसेस के बीच में रेशियो पता हो, केवल कौन सा पार्ट कितना है इसका रेशियो पता है, तो हम उससे इंपीरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम इंपीरिकल फार्मूला निकाल पा रहे हैं तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल ही लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपाउंड हमें बताया गया जिसमें एनालिसिस के अंदर हमें पता चला कि 13.5 ग्राम कैल्शियम है, 10.8 ग्राम इसमें ऑक्सीजन है और 0.675 ग्राम हाइड्रोजन है। अब हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। सो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए अब हमें दूसरी चीज क्या रिक्वायर्ड होगी? एटॉमिक मास, यानी कि इन सभी एटम्स का हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सो इन सभी का एटॉमिक वेट ये रहा। कैल्शियम 40.08, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1.01। अब हमें क्या निकालना है कि कितने कैल्शियम के एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं और कितने हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, सो जस्ट number of atoms of calcium can be calculated as 13.5 divided by 40.08 moles। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ oxygen atoms can be calculated as 10.8 divided by 16.00 moles, and number of atoms of hydrogen is equal to
0.675 डिवाइडेड बाई 1.01 मोल्स। ठीक है, यानी कि हमें एक नंबर्स के टर्म्स में रेशियो मिल गया कि किसके कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल, एटम्स अवेलेबल हैं। अब हम इसके हिसाब से रेशियो निकाल सकते हैं कि इनके बीच में आपस में रेशियो क्या था। सो अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में रेशियो मिल जाता है तो अब इसके बाद हम इनके बीच में आपस में रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे कम गिनती इसकी है, सो हम इसको अगर 1 यूनिट मान लें, इसके टर्म्स में बाकी दोनों को अगर निकालें तो आपको दिखेगा कि ये अगर 1 यूनिट है तो ये दोनों 2-2 यूनिट हैं। जस्ट एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसके डबल के बराबर ये है और इसके डबल के बराबर ही ये भी है, यानी इनके बीच में जो रेशियो बनता है वो बनता है कि कैल्शियम का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका बना CaO2H2। हो सकता है ये कंपोनेंट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, क्योंकि इससे मिलता जुलता जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2S। सो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं और इंपेरिकल फॉर्मूले के आधार पे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गेस कर सकते हैं कि हाँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। सो स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस आपका इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इससे आपको पता चल जाता है कि एटम्स के बीच में आपस में रेशियो क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें तो हम स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस के हेल्प से केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनके रेशियो को भी मैनेज कर सकते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक के अंदर हमारे पास होता है एटम, मॉलिक्यूल और डिफरेंट फार्मूला यूनिट्स जो कि हम एज्यूम करते हैं, ये हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और मैक्रोस्कोपिक जो हमें नेकेड आई से दिखाई देते हैं, जैसे मोल्स, वॉल्यूम, मास, रिएक्शन के पहले और बाद का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सो ये सारी चीजें आपके मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होती हैं। सो अगर हम माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के बीच में डिस्कस करें तो दोनों का अपना अलग महत्व होता है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूलों के हिसाब से ही तय होता है। मोलर रिलेशनशिप क्या होता है? 1 एवोगेड्रो नंबर ऑफ any substance is equal to 1 mole of the substance. मास के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास जितना आपका ग्राम में आता है उतना ही मास AMU में होता है आपके एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का। यानी कि अगर एक एटम या मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसका मास AMU के टर्म्स में जितना भी डिफाइन होता है
अगर हम मोलर मास की बात करते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है उतने ग्राम्स के। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है ये हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.7 लीटर वॉल्यूम 1 मोल के बराबर होता है। यानी 1 मोल ऑफ एनी गैस 22.7 लीटर होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 76 मिलीबार या 760 टॉर का प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आप कह सकते हैं उसको। और आपका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम जो आएगा वो 22.7 लीटर्स का आता है किसी भी गैस का, तो वो 1 मोल होती है। अगर हमें रिएजेंट्स जो है इनके वॉल्यूम को मेंटेन करना हो, वॉल्यूम के हिसाब से हमें ये डिफाइन करना हो कि अगर सपोज हम रिएक्शन कुछ करवाना चाहते हैं और रिएजेंट्स हमने उस हिसाब से दिए कि रिएक्शन वही हो जो हम चाहते हैं, तो हम सब्सटेंस की वॉल्यूम या सब्सटेंस का मास को कम या ज़्यादा करके ये अचीव कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। यहाँ पे हम 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का वजन होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम। ना इनके रिएक्शन से 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं इनकी आपस में। एक तो होती है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन बर्न होकर के आपको CO2 प्रोवाइड करता है। C प्लस O2 गिव्स यू CO2। सेकेंड रिएक्शन आपकी जो होती है ये होती है कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनानी है, तो वो कैसे बनेगी, या मुझे कार्बन डाइऑक्साइड ही बनानी है तो वो कैसे बनेगी, ये हम कैसे जज कर सकते हैं पहले से ही। स्टोइकोमेट्री आपको हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितना कार्बन और कितना ऑक्सीजन देने से आपका कार्बन की बर्निंग के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो CO2 बनेगा या CO बनेगा। हमें स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस से पता चला कि 12 ग्राम अगर हम कार्बन लेते हैं और उसके साथ में 32 ग्राम तक अगर ऑक्सीजन रखते हैं तो वो CO2 प्रोवाइड करेगा। बट अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं, यानी 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ही ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं होगा कि कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल आपका जो है बर्न हो और दूसरा वाला रह जाए। ये बर्न होकर के CO फॉर्म करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। और यही वजह है कि सजेस्ट किया जाता है कि बंद कमरे में कभी भी आग नहीं जलानी चाहिए। बंद कमरे में आप रसोई की खिड़कियां जो है हमेशा खोल के रखें। वो रसोई की खिड़कियां बंद करके, और अगर आप रसोई में गैस जलाते हैं या कुछ भी बर्न करते हैं तो उस समय इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म हो सकती है, जो कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब आते हैं आपके टास्क पे। आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर 50% सल्फर और 50% ऑक्सीजन है। मीन्स 50.1% सल्फर और 49.9% ऑक्सीजन अवेलेबल है बाई मास। अब आपको पता करना है कि इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा क्या कहते हैं कि
सब्सटेंस हमने यूज किया हुआ है। दूसरा, कैलकुलेट दैट 60% of sulfuric acid was required to decompose 150 gram of chalk. So आपको फाइंड आउट करना है कि बन करके जो तैयार होने वाला सब्सटेंस होगा वो क्या होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड 60% रिक्वायर्ड होता है आपके 150 ग्राम चौक के लिए। ठीक है, चौक आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। So that's all for this session. In next part of the session we'll talk about structure of an atom, means what are the things available inside the atom. That's all for today. Thank you.